Hello everyone, this is Pragya Pandey from Rouse Academy for Competitive Exams Bhopal, and this is our special series on daily news review. So without wasting any time, let's see what is in the news. 30th September is observed as International Podcast Day and International Translation Day. Moving on to the next news. UNESCO launches list documenting 50 iconic heritage textile of India. The Toda embroidery and Sungadi from Tamil Nadu, Himru weaves from Hyderabad, and Bandha tie and dye weaving from Sambalpur in Odisha, Khes from Panipat, Chamba Rumal from Himachal Pradesh, Thingma or wool tie and dye from Ladakh and Awadh, Jamdani from Varanasi, Ikkal and Lambadi or Banjara embroidery from Karnataka, Kalamkari from Tanjavur have been included in the list. According to UNESCO, one of the major challenges to the safeguard of intangible cultural heritage in South Asia is lack of proper inventory and documentation. The publication, which aims to bridge the gap, brings together year of research of the 50 selected textiles. चलिए एक एक करके इन एम्ब्रॉयडरी के बारे में जान लेते हैं. चलिए सबसे पहले टोडा क्राफ्ट के बारे में यहाँ पर देख लेते हैं. टोडा की जब मैं बात करती हूँ तो यहाँ आपको याद आना चाहिए ट्राइब्स फ्रॉम नीलगिरी. हमने अपने प्रीवियस वीडियो में भी इसके बारे में जिक्र किया था. ये ट्राइब कोविड-19 के टाइम पर भी बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी बिकॉज दे केम फॉरवर्ड टू यूज़ देयर ट्रेडिशनल स्किल्स मेकिंग फेस मास्क एंड हेल्प पीपल वार्ड ऑफ द इन्फेक्शन एंड ऑल्सो प्रोवाइड टोडाज विद लाइवलीहुड. सो टोडा ट्राइब की अगर हम बात करें तो ये एक पेस्टरल ट्राइब है जो कि हमें कहाँ मिलती है, ऑन नीलगिरी हिल्स ऑफ साउथ इंडिया. चलिए कमिंग बैक ऑन टू द टॉपिक, ये जो आप यहाँ पर इमेज देख पा रहे हैं ये है टोडा एम्ब्रॉयडरी. टोडा लैंग्वेज में इसको बोला जाता है पोहर. साथ ही द ट्रेडिशन टोडा ड्रेस इज डिस्टिंक्टिव शॉल विच इज कॉल्ड पुटुकुली. आई एम राइटिंग द नेम हेयर, पुटुकुली. ये जो टोडा गारमेंट है इसको ग्रैंड गारमेंट भी बोला जाता है, जैसे सिर्फ किसी स्पेशल ओकेशन पर ही पहना जाता है, जैसे कभी टेंपल जा रहे हैं या कोई फेस्टिवल है. ये एम्ब्रॉयडरी यूजुअली टोडा विमेंस करती हैं विद डिस्टिंक्टिव रेड एंड ब्लैक कलर, और कभी कभी ब्लू कलर का भी थ्रेड वर्क का इसमें यूज़ किया जाता है इन जियोमेट्रिक डिज़ाइन एंड अनब्लीच्ड वाइट कॉटन फैब्रिक. आप इस इमेज में क्लियरली देख पा रहे होंगे थ्रेड्स का यूज़ किया जा रहा है, जियोमेट्रिक डिज़ाइन भी है, और ये जो कपड़ा है दिस इज़ अनब्लीच्ड वाइट कॉटन. साथ ही यहाँ पर इसको GI टैग भी मिल चुका है. चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, हिमरू. ये यहाँ पर जो इमेज है ये हिमरू एम्ब्रॉयडरी का इमेज है. हिमरू एक्चुअली एक फैब्रिक होता है जो कि मेड अप होता है सिल्क और साथ ही कॉटन के ब्लेंड से. यूजुअली इसको औरंगाबाद में बनाया जाता है. ये जो वर्ड है हिमरू, इसका ओरिजिनल या पर्शियन में मतलब होता है हम रूह, दैट मीन्स सिमिलर. हिमरू यूजुअली जिस डिज़ाइन को फॉलो करते हैं वो कहीं ना कहीं पर्शियन स्टाइल को रिफ्लेक्ट करता है. एक्चुअली हिमरू को एक रेप्लिकेशन भी बोला जाता है किंकवा का, विच वॉज अ वुवन विद प्योर गोल्डन एंड सिल्वर थ्रेड्स इन ओल्डन डेज and was meant for the royal families. Next we have this beautiful चंबा रुमाल. आप यहाँ पर देख पा रहे हैं काफ़ी सुंदर सा स्क्वायर शेप में इस पर डिज़ाइन किया गया है. सो एक्चुअली रुमाल एक पर्शियन वर्ड है जिसका मतलब होता है हैंकरचीफ, हम सभी को पता है. ये चंबा रुमाल जो है इट इज़ एसोसिएटेड विद एम्ब्रॉयडर्ड वर्क डन बाय द हैंड स्पिन खद्दर. देखिए इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल रुमाल एंड एम्ब्रॉयडरी जिसको हिमाचल प्रदेश में यूज़ किया जाता है, और 17th-18th सेंचुरी के आसपास ये बहुत ही ज़्यादा फ्लरिश हुई थी. इनफैक्ट ये जो आर्ट का यहाँ पर यूज़ किया जाता है ये यूजुअली अपनी पेंटिंग से या फिर जो भी जनरल लेआउट या थीम्स होती हैं उससे इसका इंस्पिरेशन लेकर इनको डिज़ाइन किया जाता है. लाइक स्पेशली यहाँ पर जो विष्णु जी हैं उनके डिफरेंट फॉर्म्स को दिखाया जाता है इन दिस ब्यूटिफुल थ्रेड वर्क. नाउ यू हैव अ क्लियर आइडिया कि हमें किस तरीके से पढ़ना है. सो जो भी हमारी यहाँ पर बची हुई एम्ब्रॉयडरी या टेक्सटाइल वर्क रह गया है उसको आप आसानी से पढ़ सकते हैं. नेक्स्ट इन द न्यूज़, वुमेन राइट एक्टिविस्ट सृष्टि बख्शी विंस
Changemaker Award at United Nations Sustainable Development Goal Action Award for confronting gender-based violence and advocating for safe access to the public. She traveled almost 3,800 kilometers through the length of the country in less than a year to raise awareness on gender-based violence and inequality. चलिए यहाँ पर ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं, जो कि हमें जेंडर गैप्स के बारे में बताता है. यूजुअली जेंडर गैप इज़ द डिफरेंस बिटवीन women and men as reflected in social, political, intellectual, cultural और इकोनॉमिक अटेनमेंट और एटीट्यूड्स. अगर हम इंडिया की रैंक देखने की कोशिश करें तो ओवरऑल इंडिया का जो स्कोर है दैट वाज 135. चलिए यहाँ समझ लेते हैं ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स है क्या. सो इट इज़ अ बेंचमार्क फॉर द कंट्रीज ऑन देयर प्रोग्रेस टुवर्ड जेंडर पैरिटी इन 4 key डायमेंशन विद सब मैट्रिक्स. दोज आर इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी, एजुकेशन अटेनमेंट, हेल्थ एंड सर्वाइवल एंड पॉलिटिकल एम्पावरमेंट. यहाँ पर ये समझना भी ज़्यादा ज़रूरी है कि इंडियन गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव लिए हैं टू रिड्यूस द जेंडर गैप इन सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल लाइफ. तो अगर हम बात करें तो सबसे पहला आ जाता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ. नेक्स्ट इज़ महिला शक्ति केंद्र. इसके साथ ही आ जाता है राष्ट्रीय महिला कोष, सुकन्या समृद्धि योजना, फीमेल एंटरप्रेन्योरशिप एंड अलॉन्ग विद दैट कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय. अगर हम पॉलिटिकल रिफॉर्म्स के बारे में बात करें तो कैपेसिटी बिल्डिंग, 33% ऑफ रिजर्वेशन इन पंचायत राज सीट्स. तो ये बहुत सारी इनिशिएटिव हैं जो इंडियन गवर्नमेंट ने लिए हैं. यू शुड गो एंड रीड अबाउट दिस इनिशिएटिव इन ब्रीफ इन डिटेल. चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़. The Supreme Court had extended the right to safe and legal abortion up to 24 weeks to unmarried and single women, saying it is the right of every woman to make reproductive choices without interference from the state. देखिए ये जो इशू है ये हमें कहीं ना कहीं उस केस के बारे में याद दिलाता है जो दिल्ली हाई कोर्ट में हुआ था, इन विच दिल्ली हाई कोर्ट ने थरली डिनाई कर दिया था एक अनमैरिड वुमेन को कि वो MTP एक्ट के अंदर अलाउड नहीं है अबॉर्शन करवाने के लिए आफ्टर 20 वीक्स. बट सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऑपोजिट एक डिसीजन दिया था दैट कोई भी विमेन वेदर शी इज़ मैरिड और अनमैरिड उसके पास राइट है टू एंड हर प्रेगनेंसी आफ्टर 20 वीक्स आफ्टर द दिल्ली हाई कोर्ट रिफ्यूज टू अलाउ इट. सो इसी के कॉन्टेक्स्ट में हम ये पूरी न्यूज़ यहाँ पर देख लेते हैं दैट द अपेक्स कोर्ट सेड दैट इट इज़ डिस्क्रिमिनेटरी टू डिस्टिंग्विश बिटवीन मैरिड एंड अनमैरिड वुमेन फॉर अलाउइंग टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी ऑन सर्टेन एक्सेप्शनल ग्राउंड व्हेन द फीटस इज अबाउट 20 to 24 weeks. Last year the government amended the Medical Termination of Prevention Act to allow several categories of women to seek abortion between 20 to 24 weeks. इस पूरी न्यूज़ में आगे बढ़ने से पहले हम देख लेते हैं कि प्रीवियसली हुआ क्या था. सो रूल 3B ऑफ MTP एक्ट सेड दैट change in marital status of women as the woman was in a live-in relationship and was not married. यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग दी दैट इट टुक एन एक्सपेंसिव व्यू ऑफ द इशूइंग एंड इंटरप्रेटेड MTP एक्ट 2021 एज द वर्ड पार्टनर इंस्टेड ऑफ हस्बैंड, exhibiting the intention of the law, the length not confine it to only marital relationship. It also said that the petitioner cannot be denied the benefit of the law on the ground that she was unmarried and that doing so would be contrary to the object and spirit of the legislation. The judgment also clarified that the amendment did not distinguish between married and unmarried women and that is must also include unmarried women in consensual relationship. The court also said that the law cannot be static and should change with time and therefore we should include practices like this. Along with that, in the historic decision, the Supreme Court also for the first time recognized marital rape for the purpose of unwanted pregnancy for abortion and held that rape under Medical Termination of Pregnancy Act includes a husband's assault or rape committed on his wife. This is a very landmarking decision. Moving further, Justice Chandrachud remarked that married women
may also form part of the class of survivor of sexual assault or rape. The ordinary meaning of the word rape is sexual intercourse with a person without their consent, regarding of whether such forced intercourses occur in the context of matrimony. A woman may become pregnant as a result of non-consensual sex intercourse performed upon her by her husband. We would be remiss in not recognizing that intimate partner violence is a reality and can take the form of rape. The court also said that MTR Act and IPC are applicable in different sphere, and understanding rape under the MTP Act as including marital rape did not have the effect of striking down exception to section 375 on offense of rape, whose validity is to be decided by another bench. चलिए यहाँ पर अबॉर्शन लॉ का इंडिया में जो भी हिस्ट्री रहा है उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं. Until 1960 अबॉर्शन वॉज इलीगल इन इंडिया. ओके, और जो भी वुमेन इसे अगर अबॉर्शन कराती थी दे कुड आइदर फेस 3 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट और फाइन अंडर सेक्शन 312 ऑफ IPC. बट ड्यूरिंग मिड 1960s गवर्नमेंट ने एक कमेटी को फॉर्म किया जिसे बोला जाता है शांतिलाल शाह कमेटी, दैट वाज हेडेड बाय डॉक्टर शांतिलाल शाह, टू टुक into the matter of abortion and decide if India needed a law for the same. So based on the Shantilal Shah committee report, एक medical termination bill को introduce किया गया इन लोकसभा एंड राज्यसभा, और इन 1971 पार्लियामेंट ने इसको पास कर दिया. यहाँ पर MTP एक्ट 1971 के बारे में बात करते हैं. दिस एक्ट अलाउड प्रेगनेंसी टर्मिनेशन बाय मेडिकल प्रैक्टिशनर इन 2 stages. फर्स्ट stage, a single doctor's opinion was necessary for abortion up to 12 weeks, but for pregnancy between 12 to 20 weeks old, the opinion of 2 doctors was required to determine if the continuance of the pregnancy would involve a risk to the life of the pregnant woman or grave injury to her physical or mental health, or if there is a substantial risk that if the child were born it would suffer from such physical or mental abnormalities as to be seriously handicapped before agreeing to terminate the women's pregnancy. चलिए, जो भी अब रिसेंट अमेंडमेंट्स हुए हैं इस MTP एक्ट में उसे देख लेते हैं. सो पार्लियामेंट ऑल्टर्ड द लॉ टू अलाउ फॉर अबॉर्शन बेस्ड ऑन द एडवाइस ऑफ 1 doctor for pregnancy up to 20 weeks. Meanwhile, the modified law needed the opinion of 2 doctors for pregnancy between 20 to 24 weeks. Further, for pregnancy between 20 to 24 weeks, rules specified 7 categories of women who would be eligible for seeking termination under section 3B of rules prescribed under MTP Act. These 7 category involves minor, survivor of sexual assault, of rape or incest, change of marital status during the ongoing pregnancy or divorce, women with physical disabilities like major disability as per criteria laid down under the Right of Persons with Disability Act 2016. Other than that, mentally ill women including mental retardation. Next is the fetal malformation that has a substantial risk of being incompatible with life, or if the child is born it may suffer from such physical or mental abnormalities to be seriously handicapped, etc. And lastly, women with pregnancy in humanitarian setting or disastrous or emergencies may be declared by the government. साथ ही यहाँ एक और डिफरेंस हमें जान लेना बहुत ज़रूरी है, दैट इन द प्रीवियस 1971 MTP एक्ट सेट कि अगर विमेंस की कॉन्फिडेंशियलिटी को ब्रीच किया जाता है तो सिर्फ 1000 रुपये तक का फ़ाइन लगाया जाता था, जो कि इट्स वेरी डिस्करेजिंग. बट एज पर द MTP अमेंडमेंट एक्ट 2021, अगर विमेन की कॉन्फिडेंशियलिटी को ब्रीच किया जाता है तो द रिजल्ट वुड बी फाइन एंड और इम्प्रिजनमेंट अप टू 1 year. चलिए, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़.
Government of India orders internet companies to block 67 porn website in compliance with Rule 3, Clause 2, Subclause B of the Information Technology, that is Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code Rule 2021, has directed to immediately take down website URLs in view of the certain obscene material that tarnish the image of modesty of women available. Phase 1 of Diamond Research and Merchant Trial, that is Dream City, has been inaugurated in Surat by Prime Minister Shri Narendra Modi with the aim of transforming Surat into the safest and convenient diamond trading hub in the world. चलिए आगे बढ़ते हैं. CBI launches Operation Garuna to dismantle drug network with Interpol linkage. अगर हमें याद हो तो CBI और Interpol ने collaboration किया है in which they are sharing a lot of information, crime records या child abuse को लेकर जितनी भी चीज़ें हैं उनको यहाँ पर शेयर किया जा रहा है, डेटा को शेयर किया जा रहा है ताकि ईजी और फास्टेस्ट ट्रैकिंग की जा सके. चलिए देख लेते हैं न्यूज़ में क्या है. द CBI इज डूइंग दिस इन क्लोज कोऑर्डिनेशन विद द एनफोर्समेंट एक्शन अक्रॉस इंटरनेशनल ज्यूरिसडिक्शन थ्रू इंटरपोल and Narcotics Control Bureau with a special focus on Indian Ocean region. This Operation Garuna seeks to target drug network with international footprint for actions against handler, operatives, production zones and support element. चलिए यहाँ जानना ज़रूरी है what is drug trafficking. So it is a global illicit trade involving the cultivation, manufacture, distribution and sale of substances which are subject to drug prohibition law. अगर हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो इंडिया इतना परेशान क्यों है? Because India is a sandwich between this golden triangle and golden crescent. This golden triangle and golden crescent दुनिया की दो सबसे बड़ी लार्जेस्ट ओपियम प्रोड्यूसिंग रीजन्स हैं. अगर हम इस रीजन के बारे में बात करें तो गोल्डन ट्राइंगल कंसिस्ट वियतनाम, बर्मा, थाईलैंड, वेयर एज गोल्डन क्रिसेंट कंसिस्ट ऑफ ईरान, अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान. और यहाँ आप देख सकते हैं हमारा प्यारा भारत जो बीच में बन चुका है सैंडविच. इसी के साथ यहाँ पे ये और समझना इम्पॉर्टेंट है कि इंडिया में लीगल प्रोविजंस क्या हैं. ठीक है. सो द फर्स्ट इज द नार्कोटिक्स ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट 1985, दैट इज ऑल्सो नोन एज NDPS एक्ट. It outlaws the recreational use of cannabis. Under this act, the production, manufacture, possession, sale, purchase, transport and use of cannabis is a punishable offense. So the NDPS Act, however, does not apply to the leaves and seeds of the cannabis plant. In case the CBD is extracted from the leaves of the cannabis, then technically it is not illegal. चलिए नेक्स्ट देयर इज NCB जिसे हम बोलते हैं द नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो. सो इट इज़ वेस्टेड विद द पावर टू चार्ज इंडिविजुअल इन केस रिलेटेड टू द इलीगल यूज ऑफ सप्लाई ऑफ नार्कोटिक्स. India is a signatory to various international drug related United Nations Convention and the responsibility of implementation of those provisions of these international convention is also lies with the NCB. Along with these I would like कि आप अपने जो नोट्स हैं जो सेल्फ प्रिपेयर्ड नोट हैं उनको तैयार कर सकते हैं लाइक फॉर नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर दैट इज़ NCORD. अदर दैन दैट देयर इज़ अ SIMS दैट स्टैंड्स फॉर सीजर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल्स जो कि लॉन्च किया गया था पैन इंडिया में से लॉन्च किया गया था बाय द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एज एन पोर्टल दैट इज कॉल्ड SIMS. Other than that, we have Project Sunrise that was again launched by the Ministry of Health and Family Welfare in 2016 just to tackle the rising HIV prevalence in northeast state in India, especially among the people those are injecting drugs. So all these are very important. Along with that, Nasha Mukti Bharat or Drug Free India campaigns are also very important. So it's a quiz time and the first question is when was Project Tiger launched in India? The second question is consider the following statement regarding the International Solar Alliance और ये options आप यहाँ अपनी screen पर देख सकते हैं. Next question is where is Bagelkhand situated in Madhya Pradesh? You can also see the options here. The next question is which is the highest peak of Bundelkhand Plateau? Next,
Who does the Unlawful Activity Prevention Act apply to form the following? You can see the options here on the screen. And the last question for today is, Unlawful Activities Prevention Act was passed in which year? So you all know the drill. आपको करेक्ट आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताना है, and stay tuned with us to know the correct answer. So this is it for today. Join our batches for UPSC, MPPSC Civil Services examination. Seats are very limited, so hurry up. Thank you for watching this video. Do not forget to hit like button, comment your valuable feedback, and also press the subscribe button to never miss any update. Please follow us on Instagram and Facebook. Links are given below in the description box. Thank you and see you tomorrow.